वो अपने ऑफिस में बैठा कोई फाइल रीड कर रहा था जब दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर वो डिस्टर्ब हुआ और कोई आहिस्ता से दरवाज़ा खोलता उसके रूम में दाखिल हुआ। मेरी इजाज़त के बगैर अंदर कैसे आई तुम? उसे लगा कि उसकी सेक्रेटरी होगी। वो उसे बगैर इजाज़त के अंदर आने पर अच्छी खासी सुनाने वाला था, मगर अपने सामने खड़े मुस्तफ़ा को देख उसका बाकी का जुमला मुंह में ही रह गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? इतने दिन बाद उसे अपने दोस्त को देखकर बहुत अच्छा लगा था, मगर वो अपने एहसासात को छुपाते हुए नाराज़गी से बोला, तुम्हारे पास आया हूँ तो यकीनन तुमसे बात ही करने आया हूँगा, और शुक्र है कि आज तुम मुझे मिल गए, क्योंकि अब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। असफंद उसके लहजे की बेरुखी को महसूस करके उसे तकलीफ़ तो हुई थी, मगर वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था, इसलिए मजबूत लहजे में कहता उसके टेबल के सामने आ खड़ा हुआ। आज वो सोच कर आया था, असफंद चाहे उसे कुछ भी कह ले, उसके साथ कुछ भी कर ले, मगर वो उसकी माफ़ी ज़रूर हासिल करेगा। आखिर क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात, या तुम आज फिर कोई और झूठ बोलने आए हो मुझसे? असफंद अपनी जगह से खड़ा होता बोला। ऑफिस में मौजूद ग्लास वॉल के पास जाकर वो खड़ा हुआ था, जहाँ से वो रोड पर तेज़ी से भागती गाड़ियों को आराम से देख सकता था। मैंने आज तक तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, सिवाय एक के, और अपनी उस गलती के लिए मैं दिन रात पछताया हूँ। मुस्तफ़ा के चेहरे पर गहरा दुख था जिसे असफंद बखूबी महसूस कर सकता था, और तुम्हारी उस एक गलती की वजह से मैं अपनी मोहब्बत से 6 साल दूर ही नहीं रहा, बल्कि इन 6 सालों में उससे नफ़रत भी करता रहा। और मैं जब भी उन गुजरे 6 सालों के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे तकलीफ़ होती है, और मेरी इस तकलीफ़ का अंदाज़ा तुम लगा ही नहीं सकते। वो उसकी तरफ देखे बगैर उससे शिकवा कर रहा था। उस वक्त उसका खुद का लहजा भी नम था। मैं मानता हूँ असफंद, तुमसे हकीकत छुपाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, मगर वो अपनी बात कहकर एक लम्हे के लिए रुका और उसकी जानिब देखा, जो उसके रुकने पर अब अपना रुख उसकी जानिब कर चुका था। उस दिन मैंने सही और गलत के बारे में नहीं सोचा। उस दिन अगर मुझे किसी का ख्याल था तो उस बच्चे का, जो उस सारे मामले में बेकसूर था, और मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता था। और मुझे पूरा यकीन है, अगर तुम उस दिन मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। उसके लहजे और लफ्ज़ों में छुपी सच्चाई को असफंद बखूबी महसूस कर सकता था। कहीं ना कहीं ये सच भी था। अगर वो उसकी जगह होता तो शायद वो भी यही कदम उठाता। तुम्हें लगता होगा कि रुबाब तुम्हें खुद से छोड़ कर गई थी, मगर ऐसा नहीं था। मुस्तफ़ा अपनी बात कहता एक पल के लिए रुका और असफंद की जानिब देखा, जिसकी तवज्जो मुकम्मल उसकी जानिब थी। जब मुझे मालूम हुआ कि वो तुम्हारे साथ ऐसा कर चुकी है, तो मैंने उसको धमकी दी थी कि अपना बच्चा देकर तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाए, क्योंकि मेरी बहन तुम्हारे लायक ही नहीं थी। मुस्तफ़ा की बात पर आज उसे समझ आया कि रुबाब ने उससे तलाक क्यों ली थी। मैंने उसे तुम्हारी ज़िंदगी से नहीं निकाला असफंद, तुम्हारे साथ मैंने उसे अपनी भी ज़िंदगी से निकाल दिया। इन गुज़रे 5 सालों में मैंने अपनी बहन की तरफ पलट कर भी नहीं देखा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसके लहजे में जाने ऐसा क्या था कि असफंद को अपना दिल पिघलता महसूस हुआ, क्योंकि ये सच था, सिर्फ उसकी वजह से मुस्तफ़ा ने अपनी बहन से रिश्ता तोड़ लिया। और इस सब के बावजूद तुम कहते हो कि मैंने उस दिन अपनी बहन का साथ दिया। अगर ऐसा होता तो मैं आज अपनी बहन के पास मौजूद होता, उससे नफ़रत करने की बजाय उससे मोहब्बत करता, जिसकी वो हकदार थी। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता बोल रहा था, जिस पर असफंद को अपना आप छोटा महसूस हो रहा था। अपने दोस्त के लिए उसने अपनी सगी बहन से रिश्ता तक तोड़ लिया था, और एक वो था जो उस पर अपनी बहन का साथ देने का इल्ज़ाम लगा रहा था, जबकि वो कह भी चुका था कि उससे सब छुपाने की वजह हादी था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि असफंद गुस्से में आकर कुछ भी गलत करे। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त लेने नहीं आया, बस इतना ही कहना था। एक बार ठंडे दिमाग से ज़रूर सोचना, शायद तुम्हें मुझे माफ़ करने में आसानी हो जाए। मुस्तफ़ा एक आखिरी नज़र उसे खामोशी से खड़े देखते हुए बोला, और दरवाजे की जानिब पलटा। और अगर मैं तुमसे नाराज़ होता तो उस वक्त खामोशी से खड़ा तुम्हारी बातें ना सुन रहा होता, और अगर इस वक्त मैं तुमसे नाराज़ होता ना, तो खामोशी से खड़ा तुम्हारी बातें ना सुन रहा होता। इस बात को तुम अच्छी तरह जानते हो। वो जो आगे बढ़ रहा था, असफंद की बात पर यकदम पलट कर उसकी तरफ देखा और उसकी जानिब देखते मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है, जो सब तुमने कहा और किया वो मैं नहीं जानता? मुझे सब नज़र नहीं आता क्या? वो अपनी बात कहता आगे बढ़ा और दोस्त के गले आ लगा। उसकी बात पर मुस्तफ़ा को अपने अंदर सुकून सा उतरता महसूस हुआ। मैं तुमसे नाराज़ था मुस्तफ़ा कि तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। कहीं ना कहीं तुम सही थे। शायद सच जानने के बाद गुस्से में मैं रुबाब के साथ उस बच्चे को भी कबूल ना करता, और मुझे वो सब याद है जो कुछ तुमने मेरे लिए किया, और इसी बात से मैं तुमसे ज़्यादा दिन नाराज़ भी नहीं रह सका था। बस मुझे कुछ वक्त चाहिए था। वो खुले दिल से इतराफ़ कर रहा था। शुक्र है तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म हुई। वैसे तुमने उस शम्स का क्या किया? कहीं गुस्से में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया ना? असफंद की बात पर वो कुछ हल्का फुल्का महसूस करता हुआ अपने साथ लिए दिल में चलता सवाल भी कर गया था।
فی الحال میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے اپنی غلطی کی سزا نہیں ملے گی۔ اس کا انتظام بھی کرنے لگا ہوں میں، بس صحیح وقت کے انتظار میں ہوں۔ اسفند چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ کر بولا تو اس بار مصطفیٰ بھی مسکرایا۔ ویسے ایک بات اور بھی ہے ابھی جس سے تم انجان ہو اور جو جاننا تمہارے لیے بہت ضروری بھی ہے، مصطفیٰ پرسوچ انداز میں بولا تو اسفند سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کس بات کے بارے میں بات کر رہے ہو تم؟ وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ حورین کی جان کے پیچھے جو پڑا ہے وہ شخص کوئی اور نہیں، تمہاری بیوی حفصہ کا باپ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حورین اور حفصہ دونوں کزن ہیں اور دونوں اس بات سے بے خبر ہیں۔ مصطفیٰ کی بات پر اسفند اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کی خاموشی پر مصطفیٰ اسے سب بتاتا چلا گیا جسے وہ بہت غور سے سن رہا تھا۔ حورین کو نہیں معلوم تھا کہ اس طرح بیٹھے بیٹھے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ وہ بس بیڈ پر بیٹھی بری طرح کانپ رہی تھی، سسکیاں بھر رہی تھی۔ جو اس نے سنا تھا اسے سن کر اسے ابھی تک یقین تو نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مصطفیٰ اس سے اتنی بڑی حقیقت کیسے چھپا سکتا تھا؟ یہ سب سوچ کر کبھی تو اس کی ہچکیاں بن جاتی تو کبھی سسکیاں ابھرنے لگتی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہی تھی کہ جب ان کے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے میں کھلا اور دیوار سے جا ٹکرا۔ مصطفیٰ بھاگتا ہوا اس کی طرف لپکا تھا۔ وہ بہت ضروری میٹنگ میں جب داؤد صاحب کے فون پر وہ اپنی میٹنگ کو بیچ میں چھوڑ کر وہاں سے فوراً نکلا تھا۔ حورین کی یہ حالت دیکھ کر مصطفیٰ کو ایسا لگ رہا تھا کہ مانو کسی نے اس کے دل پر چھریاں چلائی ہوں۔ بال پوری طرح بکھرے ہوئے تھے، کاجل آنکھوں سے بہہ کر رخسار پر پھیل چکا تھا، آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ مصطفیٰ سے حور کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ حورین میری جان کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا تم سے؟ اس کا چہرہ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام کر مصطفیٰ نے بہت محبت اور بے قراری سے اسے پکارا، مگر وہ یوں ہی اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ویسے ہی بیٹھی روتی رہی۔ حورین میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں اس طرح سے رو رہی ہو؟ اس کی خاموشی پر وہ پھر سے اس سے سوال کر رہا تھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں ایک حکم سا تھا۔ سارا راستہ وہ اسی فکر میں رہا کہ نہ جانے ایسا کیا ہوا ہے جو حور آج اس طرح بری طرح سے رو رہی تھی اور اب وہ اسے بتا بھی نہیں رہی تھی، تو اس کی بے چینی مزید بڑھی تھی۔ اور اس بار مصطفیٰ کی آواز نے اسے اپنے خیالات سے کھینچ کر نکالا تو وہ لال سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگی جو اس کے رونے پر بہت فکر مند نظر آ رہا تھا۔ آپ مجھ سے اتنا بڑا سچ کیسے چھپا سکتے ہیں مصطفیٰ؟ اس کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ آزاد کرواتی وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اجنبی لہجے اور رویے سے مصطفیٰ کو عجیب سا محسوس ہوا جسے وہ سمجھ نہیں پایا۔ کیسا سچ؟ تم کس سچ کی بات کر رہی ہو حورین؟ میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں چھپایا۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھتا ہوا خود بھی بیڈ سے اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اگر ایسی بات ہے مصطفیٰ تو مجھے بتائیے کہ میری ماں کیسے مری؟ وہ بے دردی سے اپنے آنسو رگڑتے ہوئے اس سے سوال کر رہی تھی، جبکہ اس کے اس سوال پر مصطفیٰ اپنی جگہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ حورین کبھی اس سے یہ سوال کرے گی۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ اپنی ماں کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ آج وہ اس سے وہ سوال کر رہی تھی جس کا جواب دینے کے لیے مصطفیٰ کو لفظ نہیں مل رہے تھے، اور وہ اس سے کہتا بھی کیا؟ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئی مصطفیٰ؟ بتائیں نا، میرے سوال کا جواب دیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسی کو دیکھ رہی تھی جو لب بھینچے کھڑا تھا۔ میں تمہیں پہلے بتا تو چکا ہوں کہ تمہاری ماں مجھے تمہاری ذمہ داری دے کر گئی تھی، اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ کہاں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید جھوٹ بول کر ہمیشہ کی طرح اس کو بہلانے کی کوشش کرتا، اس کی بات پر حورین چیخ اٹھی، جھوٹ، سب جھوٹ ہے۔ آج تک آپ نے مجھ سے جو بھی بولا ہر ایک لفظ جھوٹ تھا۔ وہ اس بار اس کی آنکھوں میں بے خوف ہو کر دیکھ کر بولی تھی، حورین میری بات تو سنو۔ اس بار مصطفیٰ اس کی حالت دیکھ کافی پریشان ہوا تھا اور اس کو بازو سے تھام لیا جس پر حورین نے بے دردی سے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا تھا۔ مصطفیٰ کا جھکا سر، اس کے ہر ایک انداز سے حورین کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہی تھی سچ تھا۔ نہیں مصطفیٰ، آپ جھوٹے ہیں، آج تک آپ نے مجھ سے صرف جھوٹ ہی بولا ہے۔ میری ماں میری ذمہ داری آپ کو دے تو گئی تھی، مگر اپنے آخری لمحوں میں، اور انہیں اس حالت میں پہنچانے والا کون تھا؟ آپ تھے، کیونکہ آپ کی کار سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا۔ اپنے آخری لفظ بولتی وہ زور سے چلائی تھی، جبکہ اس کی بات پر مصطفیٰ گونگ سا کھڑا رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ حورین کو اس بات کا پتہ لگ سکتا ہے، اور اسے یہ سب معلوم ہوا بھی تو کہاں سے؟ یہ ایک الگ سوال اس کے دماغ میں تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ دیکھو حورین، ہم آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس وقت تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے حورین کے بازو کو پھر سے اپنی گرفت میں لینا چاہا، مگر اس بار بھی وہ اس کی پہنچ سے دور جا چکی تھی۔ زندگی میں آج پہلی بار مصطفیٰ حورین کے سامنے خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ آپ کا یہ جھکا سر اور یہ آپ کی آنکھوں میں شرمندگی چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے، اور آج تک جو آپ مجھ سے بولتے آئے تھے جھوٹ تھا، وہ دھوکا تھا۔ وہ اس کے اور اپنے درمیان فاصلے بڑھاتے اس کو دور جا کھڑی ہوئی تھی۔
अगर आज वो मेरे पास फ़ोन ना आता ना तो मुझे कभी इस हकीकत के बारे में पता ही ना चलता और ना ये मालूम होता कि मेरा कोई खून का रिश्तेदार भी इस दुनिया में मौजूद है। मैं लावारिस नहीं हूँ। वो मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देख कर बोली। वो आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देख कर बोली, जो बेबसी से उसको दूर जाता देख रहा था। मगर हुरैन के मुंह से अदा हुए लफ्ज़ पर चौंका। किसकी कॉल की बात कर रही हो तुम? किसने बताया तुम्हें ये सब? हुरैन की बात पर इस बार वो थोड़ा सख्त लहजे में बोला। जिनसे अभी थोड़ी देर पहले मुझे मालूम हुआ कि मेरा कोई ताया भी है, उन्होंने बताया। और अच्छा किया कि उन्होंने मुझे बता दिया, वरना मैं तो ज़िंदगी भर कभी इस हकीकत से वाकिफ़ ही ना होती। हुरैन की बात पर मुस्तफ़ा को समझने में देर नहीं लगी थी कि वो किस बारे में बात कर रही है। इब्राहिम खान की इस हरकत पर मुस्तफ़ा ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींची थी। उस शख्स ने तुम्हें जो भी बताया वो पूरा सच नहीं। एक बार तुम मेरी बात सुन लोगी तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। बस एक बार मेरी बात सुन लो। वो अपनी बात कहता फिर से आगे बढ़ा, मगर हुरैन हाथ के इशारे से उसको करीब आने से रोक चुकी थी। मैं अब आपसे मज़ीद कोई झूठ नहीं सुनना चाहती मुस्तफ़ा। बहुत बहला लिया आपने झूठ बोलकर मुझे, मगर अब नहीं। अब मैं आपके किसी भी झूठ पर यकीन करने वाली नहीं हूँ। सुन लिया आपने? वो अपने मुंह पर हाथ रखती रोती हुई वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई, जबकि मुस्तफ़ा बेबसी से खड़ा उसको यूं रोता हुआ देखता रहा। उसमें हिम्मत ही नहीं थी उसके पास जाकर उसे चुप कराने की। इंसान की ज़िंदगी में कुछ हादसात ऐसे हो जाते हैं जिनका उसे वहम गुमान भी नहीं होता। इन हादसों से मिली तकलीफ़ इतनी होती है कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। वो तड़पता रहता है, पर तकलीफ़ कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ती चली जाती है। ऐसा ही कुछ हुरैन के साथ हो रहा था। उसका जिस हकीकत से सामना हुआ था, उसकी तकलीफ़ इतनी थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और जब उससे रहा ना गया तो हुरैन अपना वो वादा जिसे वो मुस्तफ़ा को कर चुकी थी उसे तोड़कर वो मुस्तफ़ा और उसकी मोहब्बत भरी कैद को छोड़कर हयात खान के पास आ चुकी थी। उनके अलावा उसका कोई था भी नहीं। वो मुस्तफ़ा को छोड़कर आ तो गई थी, मगर एक लम्हे के लिए भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। अभी भी वो हयात साहब के सीने से लगी मुसलसल आंसू बहा रही थी, जबकि उनके साथ उस रूम में मौजूद सभी लोग परेशानी से उसे देख रहे थे। हुरैन चुप हो जाओ, तुम ऐसे रोती रहोगी तो वो तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा मैं, जो मैं इस वक्त तुमसे यहाँ करने आया हूँ। उसके मुसलसल रोने पर असवन से जब रहा नहीं गया तो वो बेचैनी से अपनी जगह से खड़ा होते उसके करीब आया, जो हयात साहब के बेड पर बैठी हुई थी। अब आप क्या बात करना चाहते हैं असवन भाई? उनके साथ साथ आपने भी आज तक मुझसे सब कुछ छुपा कर रखा हुआ था। वो नाराज़गी से उसकी तरफ देखते हुए बोली। यहाँ आने के बाद उसने सब लोगों को बात बताई थी सारी, जिसे सुनकर वहाँ सब हैरान हुए थे सिवाय असवन के। और अब वो मुस्तफ़ा के साथ साथ असवन से भी बदगुमान हो रही थी। हुरैन, तुम सिक्के के एक पहलू को देख रही हो। तुम्हें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि मुस्तफ़ा ने तुमसे इतनी बड़ी हकीकत छुपा कर रखी हुई थी। क्या तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये सब तुमसे छुपाने की वजह क्या थी? क्यों वो तुम्हारे लिए इतना हसास था? वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता बोला। उस रूम में मौजूद हर फर्द, हयात साहब, हफ्सा के साथ हदीब भी बहुत खामोशी से सब उसकी तरफ देख रहे थे। सिर्फ एक शख्स की कॉल पर तुमने उस शख्स को अपना मुजरिम समझ लिया जो आज तक तुम्हारी हिफाजत करता आया था। कहाँ गई तुम्हारी वो मोहब्बत, वो एतमाद जो तुम उस पर करती थी? असवंत की बात पर इस बार हुरैन का सर शर्मिंदगी से झुक गया था। हुरैन, जिस शख्स की बातों में आकर तुम उसे छोड़कर यूं आ गई हो ना, ये वही शख्स जिससे मुस्तफ़ा आज तक तुम्हारी जान की हिफाजत करता आया। इस बार वो बगैर रुके मौजूद वहाँ सभी लोगों को बताता चला गया। उसका एक एक लफ्ज़ सुनकर वहाँ मौजूद सभी के चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। हुरैन अब अपना रोना भूलकर बेयकीनी और शौक की कैफियत में सामने खड़े असफंद को देख रही थी, जो अब सब बताने के बाद खामोशी से उसको तके जा रहा था। उस दिन सिर्फ तुमने ही नहीं, मुस्तफ़ा ने भी अपनी माँ को खोया था। वो चाहता तो उस दिन अपनी माँ को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता और तुम्हें भी तुम्हारी माँ के साथ मरता हुआ वहाँ छोड़ देता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। मगर बदकिस्मती से उस रात सिर्फ तुम्हें ही बचा सका वो, और तुम उसका यकीन नहीं करोगी। सिर्फ इसी डर की वजह से मुस्तफ़ा तुम्हें बताते हुए डरता था। वहाँ मौजूद सभी लोग जो मुस्तफ़ा के झूठ की वजह से उससे बदगुमान हो चुके थे, अब असवन के मुंह से सच सुनकर उनकी नाराज़गी खत्म हो गई थी। तुम उसे झूठ बोलना कह रही हो ना, तुम इसे झूठ बोलना कह रही हो। अगर वो झूठा होता तो बहुत पहले तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में कोई भी झूठ बोल देता, मगर नहीं, उसे कोई झूठ नहीं बोला तुमसे, बल्कि उसने तुम्हारी माँ से किया वादा पूरी शिद्दत से पूरा किया। इस बार असफन बोलता फिर से अपनी जगह पर आ बैठा और हूर के चेहरे को देखने लगा, जिसके चेहरे पर अब शर्मिंदगी साफ जाहिर हो रही थी। असफन की सारी बात सुन लेने के बाद अब उसे अच्छे से समझ आ गया था कि क्यों वो उसके लिए इतना फिक्रमंद रहता था, क्यों वो उसकी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जा सकती थी। सब बॉडीगार्ड्स, टाइट सिक्योरिटी, उसने आज तक उसके लिए कितना कुछ किया था
और वो अधूरा सा जान कर उस पर शक कर रही थी, जिस इंसान की वजह से आज वो सांस ले पा रही थी। ये सब सोचकर हुरैन का अब शिद्दत से दिल चाहा कि वो भागकर अपने मुस्तफ़ा के पास चली जाए, उसके सीने से लगकर खूब रोए, उससे माफ़ी मांगे। उसे पूरा यकीन था कि उसका मुस्तफ़ा उसको माफ़ भी कर देगा। वैसे अभी एक और हकीकत है जिससे तुम ही नहीं, हफ्सा भी अनजान है, और मैं पहले ही बता दूं, मुस्तफ़ा के साथ साथ मैं भी अभी कुछ दिन पहले ही इस हकीकत से वाकिफ़ हुआ। मैं बस सही मौके की तलाश में था, और मुझे लगता है ये सही मौका आज आ गया। सबके खामोश चेहरों की तरफ देख असफन मज़ीद बोला, और साथ ही ये बताना ज़रूरी भी समझा, क्योंकि वो जानता था जो वो बताने वाला है उसके बाद उसकी बीवी भी उसको छोड़ने वाली नहीं थी। तुम्हें याद है हफ्सा, यूनिवर्सिटी के टाइम पर तुम मुझसे कहा करती थी कि तुम्हारी कज़न भी थी, मगर एक रोड एक्सीडेंट में तुमने उसको और अपनी चाची को खो दिया। इस बार असफन खामोशी से खड़ी हफ्सा की तरफ देखकर बोला, और उसे उसकी कई सालों पुरानी बात याद आई। तुम कहती थी ना कि अगर वो ज़िंदा होती तो तुम उसे बहुत मोहब्बत देती, अपनी छोटी बहन की तरह ख्याल रखती। उसे आज भी उसका कहा एक एक लफ्ज़ अच्छी तरह याद था। जो हफ्सा को हैरानगी में मुब्तला कर रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी वो उसे आज ये सब क्यों पावर करवा रहा है। तुम्हारी वही छोटी बहन जिंदा भी है और इस वक्त तुम्हारे बहुत करीब मौजूद भी। वो इस बार खामोशी से आंसू बहाती हुरैन का हाथ थामकर हफ्सा के करीब ले आया, और तुम्हारी वो बहन कोई और नहीं, हुरैन है। उसने जैसे वहां मौजूद हर फर्द के सर पर बॉम्ब फोड़ा। हफ्सा और हुरैन कितने ही लम्हे बेयकीनी से खड़ी असफन का चेहरा देखती रहीं। उन्हें लगा कि वो उनके साथ कोई मजाक कर रहा है, मगर उसके चेहरे पर छाई गहरी संजीदगी से उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वो जो कह रहा है कोई मजाक नहीं था। मुस्तफ़ा जिस शख्स से हुरैन को बचा रहा है वो और कोई शख्स नहीं, तुम्हारे बाबा इब्राहिम खान है। सब जानने के बावजूद उन्होंने आज तक तुम्हें धोखे में रखा हुआ था। असफंद एक गहरा सांस भरकर सब बताता चला गया। अपने बाप के बारे में इतना सब कुछ जानकर हफ्सा का सर शर्मिंदगी से मजीद झुका था। उसके बाबा जायदाद के लालच में इतना गिर सकते हैं वो कभी सोच भी ना सकती थी। जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुमसे मेरा गहरा रिश्ता है, मगर उस वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि जो मैं महसूस कर रही हूँ असल में वो हकीकत है। अपनी कैफियत पर काबू पाती हफ्सा हुरैन से बोली, जो आंखों में पानी लिए उसी को देख रही थी। उस वक्त दोनों के चेहरों पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह की शुक्रगुजार भी, जिसने अगर मेरे ताया के दिल में मेरे लिए नफरत डाली है तो दूसरी तरफ मुझे एक बहन भी दी जिसके दिल में हमेशा से मेरे लिए मोहब्बत ही रही। हुरैन खुशी से मुस्कुराते हफ्सा के गले लग गई थी। उसे आज पहली बार ये महसूस हो रहा था कि वो उस बड़ी सी दुनिया में तन्हा नहीं थी। उन दोनों की मोहब्बत देख वहाँ मौजूद सब लोग होले से मुस्कुरा दिए।